नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त MKS माइसनी। दोस्तों, आप देख रहे हैं पदार्थ विज्ञान द्वितीय पेपर के लेक्चर्स वीडियो। ठीक है, अगर आप अन्य सब्जेक्ट जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, अष्टांग हृदय, संस्कृत के वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए। वहाँ पे आपको सेपरेट जैसे फिजियोलॉजी पेपर फर्स्ट, फिजियोलॉजी पेपर सेकंड, एनाटॉमी पेपर फर्स्ट, एनाटॉमी पेपर सेकंड के सिस्टमेटिक तरीके से आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएंगे। तो चेकआउट कीजिए मेरी प्लेलिस्ट को और देखिए। आपको हो सकता है आने वाले इसी लेक्चर्स वीडियो में स्क्रीन पे थोड़ा कम दिखाई दे या धुंधला दिखाई दे, क्योंकि यह ऑनलाइन क्लास की रिकॉर्डिंग है जो मेरे द्वारा ली जाती है। कभी कभी मैं क्लास लेता हूँ ऑनलाइन रिकॉर्डिंग, तो मैं रिकॉर्ड करता हूँ उनको यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ, तो हो सकता है आपको कम दिखाई दे। अगर आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे जो नोट्स आपको चाहिए तो आपको मुझसे कांटेक्ट करना होगा। मेरे ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उनको ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, आप मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए और आपको नोट्स मिल जाएंगे। मैं आपको बता दूँ, आपको नोट्स के लिए पे करना होगा। तो अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों, अपन करते हैं स्टार्ट कार्य कारण सिद्धांत। इसके बाद में ओनली हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री को मैं ओनली समझा दूंगा कि ऐसे ऐसे स्टडी करना है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। पीडीएफ आपको मिल ही चुकी है। तो देखो, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं। कार्य कारण सिद्धांत के लक्षण एवं उपयोगिता बताइए। कि कार्य कारण सिद्धांत जो अपन इस चैप्टर में स्टडी करेंगे उसके लक्षण, शुरुआत में लक्षण अपन स्टडी करते हैं। कोई भी टॉपिक स्टडी करने से पहले अपन लक्षण स्टडी करते हैं। और इनमें उपयोगिता, क्या उपयोगिता है इसकी, अपन क्यों स्टडी कर रहे हैं इसको, तो ये क्वेश्चन आता है। कार्य की परिभाषा लिखो। कार्य और कारण, तो कारण की परिभाषा अलग से पूछ सकता है, कार्य की परिभाषा पूछ सकता है। तो क्वेश्चन है कार्य की परिभाषा का। कौन सा दर्शन सत्य कार्यवाद को मानता है। एक्चुअली में अपन ने दर्शन में बताया था कि कौन सा दर्शन कौन से सिद्धांत को मानता है, सत्य कार्यवाद, असत्य कार्यवाद। और उस समय मैंने बताया था घबराने की जरूरत नहीं है, आपको मैं बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा कौन सत्य कार्यवाद क्या होता है, असत्य कार्यवाद क्या होता है। तो इस चैप्टर में अपन बात करेंगे, तो इसमें यह भी बात करेंगे कौन सा दर्शन किस सिद्धांत को मानता है। स्वभाव उपक्रमवाद का वर्णन करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है। ठीक है, सत्य कार्यवाद की श्लोक सहित व्याख्या करें। जो सत्य कार्यवाद है उसकी श्लोक, तो इसमें देखो श्लोक आया है, तो श्लोक आपको इसका सत्य कार्यवाद का ऑटोमेटिक पता लग गया, क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है। तो वो आपको सत्य कार्यवाद का श्लोक आपको याद करना है अपनी बुक से, अपनी रेफरेंस बुक से। ठीक है, कार्य कारण सिद्धांत का महत्व बताइए। क्यों स्टडी करते हैं कार्य कारण का सिद्धांत। देखो, पहला क्वेश्चन था ना कि उपयोगिता या महत्व एक ही बात है। उपयोगिता लिख दो या महत्व लिख दो, एक ही बात है। सत्य कार्यवाद व असत्य कार्यवाद में विभिन्नता का वर्णन करो। भाई दोनों में क्या विभिन्नताएं हैं, कैसे किस तरीके से विभिन्न है ये दोनों। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर के। अपन ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली में क्वेश्चन तो होना चाहिए था बाद में, पहले अपन चैप्टर पढ़ते हैं उसके बाद में क्वेश्चन। लेकिन हमने क्या किया, समझने की दृष्टि से। देखो, पहले क्वेश्चन बता देना था कि भाई इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से, आप इस तरह से स्टडी करना है, तो आपका माइंड ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है, ऑटोमेटिक सचेत हो जाता है कि जैसे ही कोई टॉपिक आएगा, जैसे कार्यकरण सिद्धांत, हाँ कार्य, वो क्वेश्चन था, टॉपिक अपने स्टडी किया, भाई कार्य स्टडी कर रहे हैं, तो अपने माइंड में आएगा कि देखो क्वेश्चन था कार्य की परिभाषा, तो इसको ध्यान से देखना है। तो इसलिए अपन ने क्वेश्चन पहले दिए। क्लियर। अब करते हैं कार्य कारण भाव। पहले स्टडी करते हैं कारण की। जो कारण के जो लक्षण हैं, जो निश्चित रूप से कार्य से पहले आए। कोई भी कार्य करते हैं अपन, ठीक है, कपड़ा बनाते हैं, मतलब घड़ा बनाते हैं, कोई मकान बनाते हैं, कुछ भी स्टडी करते हैं, तो उससे पहले जो निश्चित रूप से कार्य से पहले आए। तो जो भी उस कार्य को करने से पहले जो भी चीज़ है जो सामने आए, वो होता है कारण। जो स्वतंत्र रूप से कार्य करे, अर्थात कार्य को उत्पन्न करने वाला कोई अन्य हेतु न हो, उसके अलावा उस कार्य को कोई दूसरा नहीं कर सकता है। मतलब अगर वो काम, वो चीज़ होगी अपने पास, मतलब जो कारण है ना, तो ही वो कार्य हो पाएगा। जैसे मकान बनाना है तो ईंटें, पत्थर, जो कंक्रीट होती है वो होनी चाहिए, मजदूर होने चाहिए, तभी तो मकान बनेगा। अपन को स्टडी करनी है तो बुक होनी चाहिए अपने पास, या तो मोबाइल होना चाहिए जिससे अपन स्टडी कर सके। अपन को कपड़ा बनाना है तो जो रेसे होते हैं ना कपड़े बनाने के, वो होने चाहिए। घड़ा बनाना तो मिट्टी होनी चाहिए, दूसरी चीज़ से थोड़ी बनता है। तो जो स्वतंत्र रूप से कार्य करे, तो इसका मतलब यही हुआ कि अर्थात कार्य को उत्पन्न करने वाला कोई अन्य हेतु ना हो, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। जो अनन्यता सिद्धि, अर्थात किसी और कारण द्वारा सिद्धि ना हो। सिंपल सी बात यह है तीसरे पॉइंट का, कि ऐसे नहीं है कि अपन मकान तो बना रहे हैं, जैसे कि अपन कुछ स्टडी कर रहे हैं, बुक से स्टडी कर रहे हैं, तो अपन ऐसे नहीं कि इसकी बुक के अलावा कोई दूसरी चीज़ आ गई, जैसे आसमान से कुछ ऐसी
आप तो वाक्य बोलते हैं ना भाई भगवान ने हाथ रखा अपने माथे पे अपन को ज्ञान हो गया, नहीं हो सकता, अन्यथा सिद्धि नहीं होनी चाहिए। वो कारण उसका वही माना जाएगा जिसके अलावा, जैसे अपन को घड़ा बनाना है, घड़ा मिट्टी से ही बनता है, सिंपल सी बात है। किसी और चीज़ से बनाएंगे, पीतल का घड़ा बनाते हैं, धातु का घड़ा बनाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन अपन को मिट्टी का घड़ा बनाना तो मिट्टी चाहिए ही उसके लिए, तो वो मिट्टी कारण है उसके लिए। तो जो कार्य को उत्पन्न करे वह कारण है और वही हेतु है तथा कर्ता भी है। सिंपल सी बात देखो, जो कार्य को उत्पन्न करे, सिंपल सी बात है, वो होगा, कारण होगा तो कार्य उत्पन्न होगा, वही हेतु है, मतलब वही रीजन है, उसका असेंशियल रीजन, मोस्ट फैक्टरली कारण, मतलब कि ये इसके बिना ये काम नहीं हो सकता, और तथा कर्ता भी है, और मतलब उस कार्य को करने वाला भी है, उसमें समाहित है, उसको बोलते हैं कारण। इसकी देखो नीचे एरो मार्क के नीचे देखो लक्षण में आगे तत्र कारणम नाम तद यत् करोति स एवं हेतु स कर्ता, कोष्टक में लिखा हुआ है चरक, ये इसका कोटेशन है, ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन आया हुआ था कि स श्लोक सहित वाक्य, तो ये श्लोक आपको याद करना है। देखो लाल पेन में नीचे क्रॉस करके लिख रहा है लक्षण, पहले भेद लिख दिया था, भेद के नीचे थोड़ा भूल जाते हैं कभी कभी, नोट्स बनाने में कुछ मिसिंग हो जाता है, तो नीचे लिखा हुआ है तत्र कारणम तद यत् करोति स एव हेतु से कर्ता। अब देखो जिसके पास ये नोट्स की अभी तक प्रिंट नहीं बनाई ना, मैं उसको बेवकूफ़ समझूंगा, क्योंकि अपन ने पूरी क्लास कर ली शुरू से लेकर एंड तक इन्हीं नोट्स के माध्यम, तो इनके प्रिंट आउट आपके पास होने चाहिए। 5-5 पेज 6-6 पेज का एक चैप्टर है, तो आई होप सबके पास प्रिंट आउट होगा और उसको साथ में लेके आप बैठते होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आता है। कभी कभी क्या वीडियो में दिखता नहीं है नोट्स में क्या लिखा है, लेकिन जैसे ही अपने पास होता है ना प्रिंट आउट, तो उसमें करेक्शन भी कराता हूँ मैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐड भी करवाता हूँ मैं, तो आपको पता होना चाहिए। आई होप आप सबके पास वो प्रिंट आउट हो। अब इसके देखो भेद, कारणम त्रिविधम समवाय संवेदय निमित्त भेदात, कारण के 3 भेद होते हैं। इसके श्लोक है कारणम त्रिविधम समवाय संवेद नियति भेद, मतलब निमित्त भेदात, इसके 3 भेद हैं, समवाही कारण, असमवाही कारण और निमित्त कारण। तो पहला करेंगे अपन, याद रख लो तीनों नाम है, नाम तो याद करने ही होंगे। अब इसको समझना अपना काम है, मेरा काम है समझाना आपको, मैं समझाऊंगा आपको, और बड़े ध्यान से और तसल्ली से होकर सुनना, क्योंकि ये अगर आपको समझ में आ गया ना तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो पहला है समवायी कारण। समवायी कारण किसे बोलेंगे? वह कारण जिसके संयोग से, संवेद होने से, समवाही संबंध से कार्य हो, जिसके संयोग, संयोग यानी 2 वस्तुओं का जुड़ना। ये डेली का है, जब भी 5 बजते हैं खांसी स्टार्ट हो जाती है और दिन में एक बार भी नहीं उठती। वह कारण जिसके संयोग से, संवेद होने से, समवाही संबंध से कार्य हो। देखो संयोग जुड़ने से, संवेद से उसी के अंदर निहित होने से, और समवायी जिसको अलग नहीं किया जा सकता, अगर वो अलग हो गया तो वो कार्य ही नष्ट हो जाएगा। तो समवाही संबंध से कार्य हो, ये तो इसकी परिभाषा थी कि उसे समवाही कारण कहते हैं। अब ये आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको इसको एग्जाम्पल से समझोगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो परिभाषा तो आपको याद करनी है, समझना एग्जाम्पल होता है, तो एग्जाम्पल समझो। पट, पट के कोष्टक में लिखा है वस्त्र, मतलब वस्त्र का पर्यायवाची है पट। तो अपन पट नहीं बोलेंगे क्योंकि आपको पट समझ में नहीं आएगा, तो अपन बोलते हैं वस्त्र। वस्त्र का समावीकरण तंतु रेशा, जो फाइबर होता है, जिससे मतलब ऊन के रेशे होते हैं, जिससे अपन कपड़े बनाते हैं ना। अब देखो एक कपड़े छोटे छोटे धागों से मिलकर कपड़ा बनता है, चाहे अपन कोई भी कपड़ा पहन रखा हो, उस समय अपने ऊनी वस्त्र पहन रखा, अपनी शर्ट बनाई हो, तो शर्ट भी तो रेशों से ही बनकर बनी है ना, छोटे छोटे रेशों से बनकर एक जगह सिस्टमेटिक तरीके से लगाया तो शर्ट बन गई, पैंट बन गई, जो भी आप कपड़े पहन रहे हो उस समय, ठीक है। वस्त्र का समावीकरण हेतु तंतु, इसलिए वस्त्र तंतुओं से मिलकर बना है, अतः यहाँ तंतु समवाहीकरण, अतः वस्त्र कार्य। अगर मतलब कपड़ा बनाना है तो अपन को चाहिए तंतु, रेशा, तो रेशा तो हो गया समवाही कारण, और वस्त्र जो तैयार हो गया बनकर वो होता है कार्य, कि भाई अपन को वस्त्र बनाना है। मैंने बताया ना मकान बनाना है, तो मकान तो बनाना कार्य, उससे पहले जो कंक्रीट, सीमेंट, पत्थर, रोड़ी जो भी आता है वो आता है कारण। समझ में आई ना बात, वो हो गया कारण। इसी तरीके से अगर अपन को वस्त्र बनाना है, तो एग्जाम्पल दिया यहाँ पे वस्त्र का, कि वस्त्र बनाना है तो अपन को समवाही कारण, उसके तंतुओं को, मतलब रेशों को अपन के पास होना चाहिए। तो सिंपल सी बात यहाँ पे लिखा है कि वस्त्र तंतुओं से मिलकर बना है, वस्त्र तंतुओं से मिलकर बना है, अतः यहाँ तंतु समवाही कारण तथा, तो तंतु जो रेशा है ना, जो सामान है, जो कच्चा माल एक तरीके से, वो कारण है,
तब कारण है तभी तो कार्य उत्पन्न होगा। अब ये रेशा होता ही नहीं, रेशा सामने आता ही नहीं तो वस्त्र बनता ही नहीं, सिंपल सी बात है। तो यहाँ तंतु समवायी कारण तथा वस्त्र कार्य है, ये तो आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल सी बात मैंने बोल दिया कि सिंपल सी लैंग्वेज में जो कच्चा माल होता है कार्य से पहले वो समवायी कारण है। लेकिन प्रॉब्लम आती है असमवायी कारण में, जो अगला इसका पार्ट्स है। जो असमवायी कारण में थोड़ा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। आप इसको समझने की कोशिश करना, मैं 2 से 3 बार समझाऊंगा आपको, फिर भी कोशिश करना समझने की। जो कारण कार्य कारण के साथ समवाय संबंध में रहे वह असमवायी कारण है। अब ये देखो बोल रहा है, देखो अलग, जो कारण कार्य करण के साथ समवाय संबंध में रहे वह असमवायी कारण है। जैसे वस्त्र में धागों का होना समवायी कारण है, सिंपल सी बात है, अपन ने कर ही लिया पहला भाई समवायी कारण, कि वस्त्र में धागों का होना समवायी कारण है, ये अपन को पहला पॉइंट समझ में आ गया। परंतु उन धागों का संयोग धागे का बुनकर वस्त्र में परिणीत होना, देखो अपन ने बहुत सारे धागे इकट्ठे कर लिए, उनसे थोड़ी वस्त्र बन जाएगा। उनको देखो यहाँ बोला है कि उन धागों का संयोग धागे का बुनकर वस्त्र में परिणीत होना असमवायीकरण है, कि जो मतलब कच्चा माल था, जो उसका गुण है ना, कच्चे माल का जो गुण है वो असमवायी कारण है। उन धागों का मतलब गुण है क्या, कि एक जगह इकट्ठा होना और वस्त्र का निर्माण करना, वो उन धागों का गुण है। मैं ऐसे पत्थर जोड़ के साथ में खड़े और तो वस्त्र थोड़ी बनेगा, मकान बन जाएगा। अगर मैं मकान बनाते समय धागों को जोड़ दूँ तो मकान थोड़ी बनेगा, वस्त्र बन जाएगा। तो सिंपल सी बात समझी कि उन धागों का संयोग, उन धागों का संयोमित रूप से एक निश्चित तरीके से साथ में आना उनका गुण है कि भाई ये वस्त्र बनाएंगे। जो भी कच्चा माल है, जो जिनका गुण होगा ना, वो असमवायी कारण है। इसको समझना। एक तो होता है समवायी, जो अपन को दिख रहा है कि भाई अपन को मकान बनाना है तो कच्चा माल चाहिए, अपन को वस्त्र बनाना है तो धागा चाहिए, कि धागे से वस्त्र बनता है। लेकिन जो ये गुण है ना इनका साथ में आने का, भाई धागे मिल कर बिस्तर बनाते हैं, भाई ईंट कंक्रीट रोड़ी पत्थर मिलकर मकान बनाते हैं, तो ये है असमवायी कारण, जो इन्हीं में निहित होता है, इन्हीं में छुपा हुआ होता है। तो असमवायी कारण दिखाई नहीं देता, इसलिए तो इसको असमवायी कारण बोलते हैं। तो यहाँ आगे लिखा है कि तंतु संयोग तंतु समवायीकरण का गुण है, अतः यह असमवायीकरण है। तो तंतु संयोग अलग है और तंतु अलग है। तो तंतुओं का संयोग होना मतलब तंतुओं का जुड़ना, यह है असमवायीकरण। और तंतु जो मतलब रेशा था वो समवायीकरण है, सिंपल सी बात है। दोबारा समझना ध्यान से। यहाँ पे वस्त्र कार्य हो गया कि वस्त्र अपन को बनाना, ये तो है कार्य, क्लियर। अब यहाँ पे 2 कार्य हैं, एक तो समवायीकरण, एक है असमवायीकरण। सभी पेन को भी हाथ में ले लो, समझ में आ जाएगा। भाई कार्य तो हो गया वस्त्र, कि अपन को वस्त्र बनाना है। तो जो समवायीकरण है, जो अपन को नॉर्मली दिख रहा है, भाई धागों से मिलकर वस्त्र बनता है, तो धागा हो गया समवायीकरण। अब असमवायीकरण क्या हुआ, कि जो धागे हैं ना, बहुत सारे धागे मिलकर एक नियमित रूप से जुड़ते हैं, उन धागों का संयोग होना, वो असमवायीकरण है। मतलब उनका गुण, स्पेसिफिक गुण, वो होता है असमवायी कारण। क्लियर हुआ? आई होप आपको समझ में आया हो। मैंने समझाने की कोशिश की है कि तंतु संयोग, उन तंतुओं का आपस में जो संयोग होता है ना, वो असमवायी कारण है। तंतु संयोग तंतु का गुण है, अतः ये असमवायी कारण है। जो मतलब तंतुओं का आपस में जुड़ना, जो जिस वजह से जुड़ते हैं, जैसे हम मकान बना रहे हैं, ईंट पत्थर रोड़ी सीमेंट की सहायता से आपस में जुड़ जाते हैं तो मकान बनाते हैं। इसी तरीके से एक सिस्टमेटिक तरीके से ये धागे जुड़ते हैं तो वस्त्र बनता है। तो 3 चीज हो गई, कार्य तो हो गया वस्त्र, तंतु हो गया जो रेशे थे वो हो गया समवायी कारण, और इन तंतुओं का जुड़ना निश्चित करे से वो हो गया असमवायी कारण। मतलब ये दिखता थोड़ी है, दिख तो तंतु रहा है आपको, समवायी कारण दिख रहा है, लेकिन उनका एक सिस्टमेटिक तरीके से जुड़ना, सिस्टमेटिक तरीके से रखना। अब मकान बनाएंगे तो वो भी तो सिस्टमेटिक तरीके से ईंट के ऊपर ईंट रखेंगे, अपने ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखेंगे, तो ही बनेंगे सिस्टमेटिक तरीके से। तो वो होता है असमवायी कारण। मोस्टली दिखता नहीं है, लेकिन जो ध्यान से देखता है, समझता है उस चीज़ को, वही जानेगा कि एक्चुअली में असमवायी कारण भी है। अब होता है तीसरा निमित्त कारण। कारण का तीसरा है निमित्त कारण। कारण का फलीभूत होकर कार्य में बदलना, जिसके द्वारा हो वह निमित्त कारण है। जिसके द्वारा हो,
अपन ने मकान बना रहे हैं, सामने काम चल रहा है, इसलिए मैं मकान का एग्जांपल दे रहा हूँ बार बार। जैसे मैं हॉस्टल में बैठा हूँ तो दूसरा हॉस्टल बन रहा है सामने, तो इसलिए मैं मकान का एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ पे देखो अपन को मकान बनाना है। ये तो हो गया कार्य कि मकान बनाना, कार्य करना है। इसके लिए अपन ने कंक्रीट, पत्थर, मिर्च, ये बजरी जो भी लेके आए वो हो गया समवायी कारण। जो इनका संयमित रूप से, नियमित रूप से जो भी टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से जुड़ते हैं वो हो गया असमवायी कारण। लेकिन निमित्त कारण जिसके द्वारा हो रहा है, मजदूर भी तो है ना, वो तो काम कर रहे हैं ना, तभी तो बन रहा। तो निमित्त कारण बोलते हैं, जो मजदूर होते हैं ना, जिसके द्वारा जो कार्य हो रहा है वो होता है निमित्त कारण। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, जैसे वस्त्र निर्माण में बुनकर निमित्त करना है। अपन वस्त्र बनाएंगे तो उन धागों को एक सिस्टमेटिक तरीके से बुनेंगे भी तो सही ना कोई व्यक्ति, मशीन मान लो आप, कोई भी, तो जिससे द्वारा हो रहा है वो होता है निमित्त कारण। जैसे कि आप घड़ा बना रहे हैं, मिट्टी, घड़ा और कुम्हार इसमें निमित्त कारण हो गया कि कुम्हार बना रहा है उसको, तो जिसके द्वारा होता है ना वो निमित्त कारण है। क्लियर? तीनों कारण समझ में आए होंगे, आई होप। मैंने बिल्कुल इजीली, आराम से समझ। जिसके द्वारा कार्य हो रहा है ना वो होता है निमित्त कारण। जिसके द्वारा उस कार्य की परिणति बनाई जा रही है, मतलब अंतिम रूपरेखा दी जा रही है ना, वो होता है निमित्त कारण। तो कारण समझ में आ गया। अब इष्ट करते हैं कार्य। लक्षण, कार्य का लक्षण मतलब परिभाषा बोल दो, लक्षण बोल दो, एक ही बात होती है। कार्य तू, इसमें दिख नहीं रहा तो कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूं। कार्य तू यद यस्सा निर्वतम भी संन्यास करता प्रवर्तते। ठीक है, ये चरक के अनुसार है, तो ये परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। कार्य की परिभाषा क्वेश्चन आया हुआ है इसका। कार्यम तू तद यस्साभिनिर्वतम भी संध्याय करता प्रवर्तते। आचार्य चरक के अनुसार विमान स्थान में ये बोला गया है। कार्य की परिभाषा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 नंबर में आती है, आपको ये याद होनी चाहिए। कार्य को करने वाला जिस कार्य को करने के लिए अपनी कर्तव्यता बुद्धि को स्थिर कर प्रवृत्त होता है वह कार्य। कार्य को करने वाला जिस कार्य को करने के लिए अपनी कर्तव्यता बुद्धि को स्थिर कर प्रवृत्त होता है वह कार्य। देखो यहाँ पे बोला है कि कार्य को करने वाला जिस कार्य को करने के लिए, जैसे कि निमित्त कारण था, जो मजदूर था, जो कुम्हार था, जो बेलदार थे, या फिर मतलब जो कपड़ा बुनने वाला था, कोई भी, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे मैंने। कार्य को करने वाला जिस कार्य को करने के लिए, भाई जो भी वो कार्य कर रहा है, मकान बना रहा है, कपड़ा बुन रहा है, या उसकी घड़े को बना रहा है, जिस कार्य को करने के लिए अपनी कर्तव्यता बुद्धि को स्थिर कर, अपनी कर्तव्यता, भाई जो काम उसको आता है पूरी कर्तव्यनिष्ठता से अपनी कर्तव्यनिष्ठता से कर्तव्यनिष्ठा बुद्धि को स्थिर कर, मतलब एक केंद्रित कर, एक काम पे फोकस कर, प्रवृत्त होता है उस काम में, वो प्रवीण होता है, मतलब एक तरीके से परफेक्ट होता है। तो अपन उसी से काम, जो बोलते हैं ना कि परफेक्ट कर, ये काम परफेक्ट करता है। किसी सिलाई के पास सिलाई कराने जाएंगे कपड़ों के, तो ये कपड़े अच्छे सिलता है क्योंकि वो उसमें प्रणीत है, मतलब एक तरीके से परफेक्ट है, उसमें प्रवृत्त होता है, तो वह कार्य है। तो कार्य की परिभाषा समझना कि जो कार्य में अपनी मतलब माइंड को, ध्यान को एकीकृत कर करके उसने अपना एक पूरा एक परफेक्ट हो गया, तो वो कार्य है। जब व्यक्ति किसी हेतु यानी उद्देश्य से, किसी उद्देश्य से अपनी कर्तव्य बुद्धि, कार्य करने की उपयोगी बुद्धि, जो अपन कार्य करते हैं, जैसे मैं आपको स्टडी करा रहा हूँ, एक तरीके से मैं कार्य कर रहा हूँ, मैं अपना पूरा ध्यान इस समय फ़ोन की जो स्क्रीन है उस पर जो नोट्स लिखे हैं उसको बता रहा हूँ, अपनी कल्पना बुद्धि, जो भी अपना ज्ञान है उसको आपको बता रहा हूँ। तो कर्तव्यता बुद्धि, कार्य करने की उपयोग बुद्धि को स्थिर करके कर्म में प्रवृत्त हो जाए वह कार्य। तो जो कर्म में जो प्रवृत्त हो जाए ना, मतलब उसको काम को करना है, मुझे पढ़ाना है आपको क्योंकि कोर्स कंप्लीट कराना है, तो ये मेरा कार्य हो गया, तो वह कार्य। कार्य की सत्ता उत्पत्ति से पूर्व कारण में रहती है अथवा नहीं। ये बोल रहा है कि भाई जो कार्य करते हैं ना अपन, वो उसकी सत्ता उत्पत्ति से पहले कारण, जिसकी वजह से ये कार्य हो रहा, उसमें होती है कि नहीं होती। इस संबंध में 2 प्रमाण हैं, सत्य कार्यवाद और असत्य कार्यवाद। और यहीं से ये क्वेश्चन आते हैं, भाई कौन सा दर्शन कौन से सिद्धांत को मानता है। तो पहला था अपन सत्य कार्यवाद को स्टडी करते हैं आराम से। सत्य से सत्य का उत्पन्न होता ही सत्य कार्य, मतलब जो सत्य है ना उसी से सत्य की उत्पत्ति होती है। ऐसा नहीं कि झूठ से सत्य की उत्पत्ति होती है। ये बोलते हैं कि सत्य से सत्य का ही उत्पत्ति होती है, सत्य से ही सत्य की उत्पत्ति होती है। मतलब इसका मतलब है कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। पहले कुछ था इसीलिए ये कार्य उत्पन्न हुआ,
ऐसा नहीं है कि एकदम प्रकट हो गया कार्य। इन्होंने ऐसा बोला, सांख्य दर्शन व आयुर्वेद सत्य कार्यवैध सिद्धांत को मानते हैं। कौन सा दर्शन है? सांख्य दर्शन, अंडरलाइन कर लो, आता है ये। सांख्य दर्शन वह आयुर्वेद सत्य कार्यवाद का सिद्धांत मानते हैं। इसके अनुसार कार्य की सत्ता कारण में पहले से विद्यमान होती है अव्यक्त अवस्था में। मतलब ये बोलते हैं कि जो कार्य कर रहे हैं ना अपन, वो पहले से विद्यमान है कारणों में, लेकिन वो अव्यक्त अवस्था में रहता है, दिखता नहीं है, लेकिन उसी के अंदर निहित होता है, छुपा हुआ होता है। सही रूप रंग के वस्तु को प्राप्त करके मतलब कार्यों, मतलब व्यक्तियों को, कारणों को एक तरीके से टाइम आने पर वो प्रकट हो जाता है। निमित्त का संयोग पाकर, निमित्त कौन था? जिसके द्वारा जो कार्य हो रहा है। 3 कारण थे ना, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। तो ये बोलता है कि इसके अनुसार कार्य की सत्ता कारणों में पहले से ही विद्यमान होती है अव्यक्त अवस्था में, मतलब दिखता नहीं है, लेकिन निमित्त का संयोग पाकर जब वो कार्य करने वाला आ जाएगा, जिसके द्वारा वो कार्य होगा, उसका संयोग पाकर वह व्यक्त हो जाता है। सिंपल सी बात है। मजदूर जैसे कि पत्थर पड़े हैं बहुत सारे, पत्थर, बजरी, कंक्रीट जी है, ये सारे कारण हैं। मजदूर आया, उसका सहयोग पाकर मकान बन गया। तो कार्य कारण में तो छुपा था ना, ये सांख्य दर्शन और आयुर्वेद मानता है ऐसा। तो आपको ये याद रखने दोनों उदाहरण। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो बुक में दिया हुआ है। मक्खन में दूध पहले से विद्यमान था, जो कि मथने पर व्यक्त हो गया। यहाँ पे बोलते हैं कि जो मक्खन में दूध नहीं, दूध में है, ऐसे है कि दूध में मक्खन पहले से विद्यमान था। ये इसको सही कर लेना, तभी मैंने बोला ना, देखो एग्जाम्पल लिखने में थोड़ी गड़बड़ हो गई। दूध में मक्खन पहले से था, इसमें लिखो, इसको सही कर लो। दूध में मक्खन पहले से विद्यमान था, जो कि मथने पर व्यक्त हो गया। जो अपन छाछ करते हैं ना, वो घी निकालता है, मतलब इसको सही कर लो एग्जाम्पल को। दूध में मक्खन पहले से विद्यमान था, जो कि मथने पर व्यक्त हो गया। अपन ने कार्य किया, मथा उसको, जैसे अपने घर में गृहिणी होती है, मम्मी होती है, चाची होती है, जो भी इस घर का काम करती है, ठीक है, नौकर भी मान लो, कोई भी जो घर में नौकर होते हैं वो काम करते हैं, छाछ घी निकालते हैं, तो उसको मथा अपन ने, तो व्यक्त हो गया। लेकिन था तो पहले उसी से तो उत्पन्न हुआ है। तो घी निकालने का जो कार्य था वो दूध में पहले से ही था। तो मतलब टाइम आने पर, निमित्त का संयोग पाने पर, तो मथा, हमने इसका निमित्त का संयोग किया कि मथा, उसको मथन किया, तो घी आ गया सामने। तो मतलब अव्यक्त अवस्था में होता है। सिंपल सी बात है कि भाई ये बोलना चाहता है कि भाई जो इसके अनुसार कार्य की सत्ता कारणों में पहले, मतलब जो मक्खन था वो पहले से विद्यमान था दूध में। इसका कहने का मतलब ये है, वो निमित्त का संयोग पाकर, मतलब जो करने वाला उसका संयोग पाकर वो उत्पन्न हो जाता है। ये था सत्य कार्यवाद। सत्य कार्यवाद के भेद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सत्य कार्यवाद, इसको हल्के मत लेना, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं बता दूं आपको, क्योंकि मैंने उस समय बताया था, डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। सत्य कार्य के भेद, सत्य कार्यवाद के 2 भेद हैं, परिणामवाद और विवर्तवाद। पहले आपको लिखना है कि सत्य कार्यवाद के 2 भेद हैं, परिणामवाद और विवर्तवाद। तो पहले परिणामवाद करते हैं। सांख्य दर्शन परिणामवाद का समर्थक है। जो सांख्य दर्शन और आयुर्वेद थे ना, उनमें सांख्य दर्शन परिणामवाद को मानता है। किसी कारण का कार्य रूप में परिणित होना परिणामवाद है। किसी कारण का, जैसे कि एग्जाम्पल से समझो, दूध से दही बनता है, अतः दही दूध का परिणाम है। सिंपल सी बात है, दूध से दही बनता है, अतः दही दूध का परिणाम है। सिंपल सी बात ये हुआ कि किसी कारण का कार्य रूप में परिणित होना। जो अपना कार्य था, अपन को दही प्राप्त करना है, तो कारण था दूध, दूध परिणित हो गया पूरी तरीके से। कार्य से तो उत्पन्न नहीं हुई दही की, मतलब कारण से तो उत्पन्न हुई दूध की, दही से तो उत्पन्न हुआ। क्या कंफ्यूज हो रहा, कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, दोबारा से बोलता हूँ मैं। सांख्य दर्शन परिणामवाद का समर्थक है। किसी कारण का कार्य रूप में परिणत होना परिणामवाद है। मतलब परिणाम, रिजल्ट, तो पूरा कारण उसमें चेंज हो जाता है रिजल्ट में। जैसे कि दूध दही में चेंज हो गया, पूरा का पूरा चेंज हो गया। तो दही की उत्पत्ति दूध से हुई ना, तो यहाँ पे दूध क्या हो गया, कारण, और दही क्या हो गया, कार्य। तो कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है, ये सत्य कार्यवाद है, इससे सिद्धि होती है, ये बोलना चाहते हैं। इसके 2 टाइप्स हैं, परिणामवाद के भी 2 टाइप्स हैं। पहले अपन ने सत्य कार्यवाद किया। सत्य कार्यवाद के जो कार्य कारण सिद्धांत है वो 2 तरह के थे, सत्य कार्यवाद और असत्य कार्यवाद।
तो सत्य कार्यवाद दो प्रकार का था, परिणामवाद और विवर्तवाद। तो परिणामवाद के भी दो भेद हैं, धर्म परिणाम और लक्षण परिणाम। तो पहले धर्म परिणाम देखो, जब कारण से कार्य परिवर्तन में गुण में परिवर्तन हो, ओनली गुण की चेंज कर रहे हैं यहाँ पे। जब कारण से कार्य परिवर्तन में गुण परिवर्तित हो, मतलब गुणों में केमिकल चेंजेस, आहार रस से रस धातु तथा उत्तरोत्तर रक्त मांस मेद आदि की उत्पत्ति। जैसे कि अपन ने भोजन किया, आहार रस बना, उससे उसी आहार रस से देखो अलग अलग धातु बनेंगे, रस धातु बनेगा, रक्त धातु बनेगा, मेद धातु बनेगा, अस्थि धातु बनेगा। तो गुणों में चेंजेज हो रहा है ना पूरी तरीके से, तो वो होता है धर्म परिणाम। परिणाम यानी रिजल्ट को प्राप्त होना, तो चेंज ही तो हो रहा है एक तरीके से, परिणामवाद को प्रेजेंट कर रहा है ये। अब होता है लक्षण परिणाम, जब गुण में परिवर्तन न होकर बाहरी गुण में परिवर्तन हो, बाहरी दिखाव में, मतलब फिजिकल एक तरीके से बाहरी चेंज। जैसे दूध का मलाई में परिवर्तन होना, देखो दूध गर्म करते हैं ऊपर मलाई आती है ना, उसका रूप चेंज हो गया, गुण समान है, दूध में और मलाई में गुण भी सेम ही तो होते हैं, तो बस उसका रूप चेंज होगा, वो एक तरीके से चिकनाई युक्त पतली परत होती है, दूध लिक्विड होता है, तो दूध का मलाई में परिवर्तित होना, ये होता है लक्षण परिणाम। देखो अपन फिजियोलॉजी मतलब फिजिक्स में या केमिस्ट्री में बोलते हैं ना, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, वो सारी चीज़ें आयुर्वेदा में हैं, नाम चेंज है उनके, उन्होंने बस उनकी इंग्लिश टर्म यूज कर ली यहाँ पे, लेकिन वो पहले से ही था। अब बात करते हैं विवर्तवाद की। वेदांत दर्शन द्वारा स्वीकृत, जो वेदांत दर्शन है, छठा नंबर का दर्शन है, वो इसको मानता है। क्लियर? विवर्त, भ्रम, मिथ्या ज्ञान, अतः जिस वस्तु से जिस तत्व का ज्ञान होना चाहिए वह न होकर मिथ्या ज्ञान होना ही विवर्तवाद है। विवर्त यानी मिथ्या ज्ञान, झूठा ज्ञान। जैसे रस्सी का सांप के रूप में देखना, देखिए यहाँ पे परिभाषा में देख लो, जिस वस्तु से जिस तत्व का ज्ञान होना चाहिए, एक्चुअली में रस्सी थी, उससे रस्सी का ही ज्ञान होना चाहिए, लेकिन उसको रस्सी न समझकर अपन श्याम समझ लेते हैं, या फिर सर्प को अपन रस्सी समझ लें। तो जो वस्तु जैसी है उसको वैसा न समझकर दूसरा ज्ञान करना, तो वो होता है विवर्तवाद, मतलब मिथ्या ज्ञान, झूठा ज्ञान। मिथ्या ज्ञान होना विवर्तवाद है। रस्सी का सांप के रूप में देखना। विवर्तवाद के प्रतिपादक सांकर वेदांत के मतानुसार जगत ब्रह्म का विवर्त भ्रम है, मतलब जगत ब्रह्म का विवर्त भ्रम है, ब्रह्म ही सत्य है, अन्य जो भी दृष्टिगोचर तत्व है वह सब मिथ्या ज्ञान है। देखो कितनी, अपन ने जब वेदांत दर्शन किया था उसी में लिखा था मतलब ब्रह्म सत्यम बाकी सब मिथ्या, मतलब एक ही जो परमात्मा है, या मतलब जो परमाणु स्वरूप है, जो भी मतलब एक क्षण है, वो जीव आत्मा जो भी मान लो, ब्रह्म स्वरूप मतलब एक, वही सत्य है, बाकी सब निराकार है, सब झूठा है, सब बेकार है, कोई मतलब नहीं, सब झूठा है। मतलब जो भी अपन देख रहे हैं, भाई बहन, सिस्टर लव, जो भी अपन मकान की गाड़ी, ये सब मिथ्या है, झूठा है। बस एक ही चीज़ है, क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म को ही मानता है। ब्रह्म यानी वो आत्मा निर्विकार जो एक रूप है ना, जिससे अपन को सारा संसार चल रहा है, वही सत्य है। वो अपन ने वेदांत दर्शन में खूब स्टडी किया था, उसको मैंने समझाया भी था। वही बात है, क्योंकि ये वेदांत दर्शन इसको मानता है, तो इससे लिया है विवर्तवाद से उसने वो पॉइंट की ब्रह्म सत्यम वाक्य और जगत मिथ्यम। वो एक कोटेशन आता है ना कि ब्रह्म सत्यम और जगत मिथ्यम, वो वेदांत दर्शन में लिखा हुआ है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। विवर्तवाद मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें क्या लिखा हुआ है, कि क्या बोलते हैं उसको, वेदांत दर्शन में इसमें लिखा हुआ है कि ब्रह्म निर्गुण है, निर्विकार है, स्वयं प्रकाश है, चैतन्य है, अखंड है, फिर भी जब माया से ब्रह्म युक्त होता है तब वह सगुण परमेश्वर कहलाता है। सिंपल सी बात है कि इन्होंने ओनली ब्रह्म सत्यम जगन्य मिथ्यम, मतलब इसमें एक कोटेशन दिया है वेदांत दर्शन में, मैं वेदांत दर्शन बता रहा हूँ इस समय, कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम, ये सब यहीं से लिया है विवर्तवाद से। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ब्रह्म निर्गुण है, निर्विकार है, स्वयं प्रकाश और चैतन्य और अखंड है। और ये जो अपन देख रहे हैं ना सब आसपास भोग विलास वाली वस्तुएं, साधन है, ये सब मिथ्या है, झूठ है, अनर्थ है। अनर्थ यानी झूठा ही होता है, अनर्थ यानी बेकार वाला अनर्थ, अनर्थ यानी होता है झूठ। ठीक है, तो ये था विवर्तवाद। सत्य कार्यवाद के 2 भेद थे, वो अपन ने कर लिए। अब देखो असत्य कार्यवाद। असत्य कार्यवाद को ही आरंभवाद बोला जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आरंभवाद के नाम से आ जाता है,
और आप भूल जाते हो कि असत्य कार्यवाद को ही आरंभवाद बोला जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो। असत्य कार्यवाद या आरंभवाद को समझो। न्याय व वैशेषिक दर्शन द्वारा मान्य, ये कौन से दर्शनों द्वारा मान्य है ये आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट यही है। एक्चुअली में क्वेश्चन आएगा न्याय और वैशेषिक दर्शन द्वारा मान्य कार्य कारण का सिद्धांत बताओ, बस आपको यही पता नहीं कि वो सत्य कार्य मानता है कि असत्य कार्यवाद लिखोगे क्या। आपको आता है सत्य कार्यवाद आता है, असत्य कार्यवाद आता है, लेकिन आपको ये कंफर्म नहीं कि कौन सा दर्शन किस सिद्धांत को मानता, तो आप कन्फ्यूजन में रहोगे। तो ये आपको याद होना चाहिए। चूंकि कार्य असत अविद्यमान होते हुए भी उत्पन्न आरंभ किया जाता है, अतः इस सिद्धांत को असत्य कार्यवाद या आरंभवाद कहते हैं। देखो कार्य अविद्यमान होते हैं, जैसे कि मकान नहीं था लेकिन मकान बन रहा है ना, ठीक है। वस्त्र नहीं था लेकिन वस्त्र बन रहा है ना, ये ऐसे बोलते हैं। लेकिन थ्योरी चेंज हो गई, पूरी थ्योरी चेंज करते हैं। देखो मकान नहीं था लेकिन मकान बन रहा है ना, तो मतलब एक नया स्टार्टअप हो रहा है। वस्त्र नहीं था तो वस्त्र बन रहा है ना, बुक नहीं थी बुक बन रही ना। तो ये बोलता है कि अविद्वान होते हुए, था नहीं वो, प्रेजेंट नहीं था, लेकिन अविद्वान होते हुए भी उत्पन्न आरंभ किया जाता है, मतलब उसका निर्माण स्टार्ट होता है, इसलिए इसको आरंभवाद बोलते हैं। अतः इस सिद्धांत को असत्य कार्यवाद या आरंभवाद कहते हैं। इसके अनुसार कार्य की सत्ता उत्पत्ति से पूर्व नहीं रहती, कार्य उत्पन्न होने के बाद ही अस्तित्व में आता है। ये बोलता है कि जो जितने भी मैंने एग्जाम्पल दिए थे ना आपको, ये रोड़ी कंकर पत्थर, इनमें ऐसा कोई योगदान नहीं है। कार्य की उत्पत्ति प्रेजेंट होने के बाद में ही दिखता है कि वो अपन वस्त्र बना रहे हैं तो वस्त्र बनने के बाद में ही दिखेगा, मकान बना रहे तो मकान बनने के बाद में ही दिखेगा। ऐसा नहीं है कि इन्होंने ऐसा बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता, रोड़ी कंकर पत्थर ऐसा कुछ नहीं होता, इनमें कोई कार्य नहीं छुपा होता, रान रेसे में कोई कार्य नहीं छुपा होता। इन्होंने बोला कि वस्त्र बनेगा तो दिखेगा, मकान बनेगा तो दिखेगा। तो शुरुआत से ही होता है, कार्य प्रेजेंट होने के बाद में, बनने के बाद में ही दिखता है। तो इसके अनुसार कार्य की सत्ता उत्पत्ति से पूर्व नहीं रहती। उत्पत्ति से पूर्व कार्य किसी में नहीं रहता, नया न्यू प्रेजेंट होता है एक तरीके से। कार्य उत्पन्न होने के बाद ही अस्तित्व में आता है, मतलब दिखाई देता है। अतः कार्य सर्वदा एक नवीन रचना होती है। और लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है, एक्चुअली में सत्य कार्यवाद है, क्योंकि आयुर्वेद सत्य कार्यवाद को मानता है। और अपन भी पता है कि किसी भी कार्य करने से पहले जो सामान चाहिए, कच्ची औषधि चाहिए, उसके बिना कार्य होगा ही नहीं। तो कारण जो पहले कारण था, मतलब कच्चा माल था, वो होना जरूरी है। तो सिंपल सी बात है, कच्चे माल में ही कार्य छुपा होता है। उसने देखो सिंपल से बताया, समवायी कारण असमवायी कारण। देखो समवायी कारण में तो जो कच्चा माल आ गया, और असमवायी कारण में उनके जो गुण थे, क्वालिटी थी, भाई इससे ये चीज़ बन सकती है, वो आ गए। और निमित्त कारण जो सहायक है, जिसके द्वारा जो कार्य होगा वो आ गया। तो कितने अच्छे से प्रेजेंट किया था सत्य कार्यवाद में। इसलिए अपन को सत्य कार्यवाद पे ज़्यादा फोकस करना, और आयुर्वेद भी सत्य कार्यवाद को ही मानता है। अब इन्होंने अपनी सोच के अनुसार उस समय में बताया कि न्याय और वैशेषिक दर्शन असत्य कार्यवाद है, क्योंकि जिसकी जैसी सोच वो वैसा ही काम करता है। इन्होंने अपने रूल रेगुलेशन बनाए थे उस हिसाब से। अब देखो क्षणभंगुरवाद एक अलग सिद्धांत है, छोटा सा। सत्य कार्यवाद और असत्य कार्यवाद हो गया। अब क्षणभंगुरवाद देखो, बौद्ध दर्शन द्वारा मान्य सिद्धांत है ये। कौन सा दर्शन मानता है? बौद्ध। बौद्ध मत अनुसार संसार क्षण क्षण परिवर्तनशील है, किसी भी वस्तु की सत्ता एक क्षण से अधिक नहीं रहती, सर्व क्षणिक क्षणिक। अतः कारण द्रव्य कार्य द्रव्य को उत्पन्न कर दूसरे ही क्षण नष्ट हो जाता है। प्रति क्षण नष्ट होने के कारण किसी वस्तु का स्थायित्व नहीं है, इसी को क्षणभंगुरवाद कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है इन्होंने कि भाई क्षणभंगुरवाद बौद्ध दर्शन द्वारा मानना, ये आपको रटना है। बौद्ध दर्शन ने मानना है तो मानना है, सिंपल सी बात है। लेकिन ये बोलते हैं कि बौद्ध मत अनुसार संसार क्षण क्षण परिवर्तनशील है, जैसे कि अपन भी क्षण क्षण परिवर्तनशील है। मैं आज कैसा हूँ, कल मेरी एक दिन बढ़ जाएगी, मेरी उम्र बढ़ जाएगी, मेरे बोलचाल के तरीके में अंतर आ जाएगा। बोल देना तू तो चेंज हो गया, टाइम सबको चेंज कर देता है। तो ये बात भी सही है बौद्ध दर्शन की, संसार में सब चीज़ क्षण क्षण परिवर्तनशील है, मतलब टाइम टाइम के अनुसार परिवर्तन होता है। अगर मैं अब ऐसा बोल रहा हूँ, 1 मिनट बाद पता नहीं अलग से बोलूँगा मैं, क्योंकि मेरे में अंदर ऑटोमेटिक चेंज हो रही है। मेरी कितनी कोशिकाएं नई बन रही हैं, कितनी कोशिकाएं डिस्ट्रॉयड हो रही हैं, क्षण क्षण परिवर्तनशील हुई, ये फैक्ट है। किसी भी वस्तु की सत्ता एक क्षण से अधिक नहीं रहती, मतलब ऐसे नहीं है कि कोई चीज़ अगर उत्पन्न होगी तो नष्ट ही नहीं होगी, टाइम आने पर सब नष्ट होता है। अतः कारण द्रव्य, जो भी वो कच्चा माल था, जो भी मतलब जो भी जो चीज़ थी, जो सामान था, वो कारण द्रव्य कार्य को द्रव्य को उत्पन्न, जो भी अपन कार्य करना चाहते हैं उसको उत्पन्न कर। अब कारण द्रव्य ने कार्य को उत्पन्न कर दिया तो सिंपल सी बात है, कारण द्रव्य तो नष्ट होना ही है, उसकी सत्ता गायब हो जाएगी।
अपन ने कच्चे माल से मकान बना लिया तो मकान को देखेंगे ना, उस रोड़ी पत्थर कंकर को थोड़ी देखेंगे फिर, क्योंकि वो तो नया रूप ले लिया उसने। तो ये बोलता है यहाँ पे कि अतः कारण द्रव कार्य द्रव को उत्पन्न कर दूसरे ही क्षण नष्ट हो जाता है। जैसे ही वो रोड़ी पत्थर कंकर जो भी था मकान में लगा, वो नष्ट हो गया, उसका नया रूप बन गया, कार्य चेंज हो गया। तो इसलिए बोलते हैं क्षण भंगुरवाद कि क्षण क्षण परिवर्तनशील। ये मतलब फैक्ट बैठता है एक तरीके से, प्रतिक्षण नष्ट होने का किसी वस्तु का स्थायित्व नहीं है, इसी को क्षण भंगुरवाद कहते हैं। प्रति क्षण मतलब प्रति क्षण यानी प्रति सेकंड, प्रति टाइम ये नष्ट होता रहता है एक रूप से दूसरे। जैसे बोलते हैं ना कि भाई ऊर्जा संरक्षित का नियम पढ़ा ना पीएमटी में, कि ऊर्जा संरक्षित रहती है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है, लेकिन पूरी ऊर्जा संयुक्त मतलब क्या रहते हैं वो, मतलब संरक्षित रहती है। वैसे ही है, महर्षि चरक ने क्षण भंगुरवाद के आधार पर नित्य पुरुष नामक चेतना धातु को कर्ता और भोक्ता सिद्ध किया है। महर्षि चरक जो आचार्य चरक हैं, उन्होंने क्षण भंगुरवाद के आधार पर नित्य पुरुष नामक चेतना धातु को, नित्य पुरुष नामक चेतना धातु, ठीक है, जो अपना नित्य पुरुष है ना, पंच महाभूत प्लस आत्मा, जो अपना मतलब षड धातु पुरुष को कर्ता और भोक्ता सिद्ध किया है। यही करता है, मतलब यही कार्य करता है, यही कर्म करता है, और यही एक तरीके से भोक्ता है, जो भी कर्म अच्छे करेगा या बुरे करेगा। इसी के आधार पर क्षण भंगुरवाद के आधार पर इसको सिद्ध किया है। अब देखो अनेकांतवाद सिद्धांत, ये क्षण भंगुरवाद इतना सा था, 2 नंबर में आ जाता है कभी कभी, इसलिए इंपॉर्टेंट था स्टडी करने। अब है अनेकांतवाद, किसी भी सिद्धांत के प्रतिपादन में इसके संबंध में अनेक मत होना, यथा यह हो सकता है, यह नहीं हो सकता, अथवा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अतः सिद्धांत का अनिश्चितात्मक स्थिति में बना रहना अनेकांतवाद सिद्धांत है। इसका मैं एग्जांपल देना चाहूँगा आपको। जैसे अभी काउंसलिंग है, राजस्थान आयुष की काउंसलिंग हो रही है, उसमें बच्चे बोल रहे हैं कि सर जी सेकंड राउंड होगा कि नहीं होगा, सर जी सेकंड राउंड में न्यू रजिस्ट्रेशन एलिजिबल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अभी क्योंकि सेकंड राउंड का वो नहीं आया, क्या बोलते हैं उसको, नोटिफिकेशन नहीं आया, नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं है, तो अब उसकी अनेक बातें बनती हैं। मैं बोलता हूँ कि देखो न्यू रजिस्ट्रेशन मान्य हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि पुराने बच्चों को अलो करें, हो सकता है कि हो ही ना सेकेंड राउंड, बाद में हो 2 महीने बाद में। तो बहुत सारे मत हैं, निश्चित नहीं है, कन्फर्मेशन नहीं है किसी चीज़ का। तो किसी भी सिद्धांत के प्रतिपादन में उसके संबंध में अनेक मत होना, अनेक मत यानी अलग अलग बात, भाई ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, जब तक सिद्ध ना हो जाए अपन कल्पना कर देना ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। मैंने एग्जांपल दिया काउंसलिंग का कि भाई सेकंड राउंड हो भी सकता है, सेकंड राउंड में अलो करे कि नहीं करे, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, क्या पता पहले अपग्रेडेशन का मौका दे, बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो अनेक मत होना, यथा यह हो सकता है, ये नहीं हो सकता, अथवा कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं बोलता हूँ कि बच्चों को बोलता हूँ कुछ नहीं बता सकता अभी मैं, पता नहीं क्या होगा, कन्फर्मेशन नहीं है। तथा सिद्धांत का अनिश्चितात्मक स्थिति में बने रहना अनेकावाद सिद्धांत है। ये हो गया अनेकावाद सिद्धांत। आयुर्वेद में कार्यकरण का महत्व देखो, इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद का समस्त ढांचा कार्यकारण सत्य कार्यवाद सिद्धांत पर आया। देखो यहाँ पे सत्य कार्यवाद कोष्टक में लिखा है, क्योंकि आयुर्वेद सत्य कार्यवाद सिद्धांत को मानता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए और रहनी चाहिए हमेशा के लिए। रोग उत्पत्ति, पंच निदान, गर्भावक्रांति, गर्भ के पूर्व सभी संस्कार, किए हुए कर्म का फल, साम्य वैषम सिद्धांत, सुश्रुत का कारण ससुख विचार आदि आयुर्वेद में कार्यकरण के महत्व को दर्शाते हैं। देखो कार्यकरण में आयुर्वेद ने माना है सत्य कार्यवाद। तो इन्होंने बोला कि जैसा कच्चा माल, जैसा अपन आहार विहार खाएंगे वैसे ही रोग उत्पन्न होंगे, जैसी अपन औषधि देंगे वैसे ही रोग समन होंगे। तो ये सारे रोग उत्पत्ति, पंच निदान, गर्भावक्रांति, गर्भावक्रांति में क्या होता है, मतलब गर्भ का धारण में जैसा शुक्र होगा, जैसे आर्तव होगा, मतलब जो शुक्र श्रोणित जो मतलब अंडा होगा, अगर उसमें क्वालिटी अच्छी है तो अच्छा बच्चा पैदा होगा, अगर उनमें विकृतावस्था तो बच्चा भी विकृत होगा। तो सब कारणों के ऊपर डिपेंड करता है ना, जो रिजल्ट है, जो कार्य है, वो सब कारणों पर डिपेंड करता है। इसलिए आयुर्वेद सत्य कार्यवाद को मानता है। गर्भ के पूर्व सभी संस्कार, किए हुए कर्म का फल, जैसा अपन कर्म करेंगे मतलब कारण करेंगे वैसा ही फल मिलेगा अपन को, सिंपल सी बात है। तो कारणों में निहित है कार्य आयुर्वेद के अनुसार। साम्य वैषम सिद्धांत, सुश्रुत का कारणसक विद्या आदि आयुर्वेद में कार्यकरण के महत्व को दर्शाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सुश्रुत का कारण, कुछ दिख नहीं रहा इसमें क्या लिखा हुआ है, कि कारण चसुक विचार, मतलब सिंपल सी बात है कि भाई कारण को इसने महत्व दी, जैसा कारण होगा ना वैसा ही उसका रिजल्ट मिलेगा।
हाँ, कारण सटक विचार, सुश्रुत का कारण सटक विचार है ये, कारण सटक विचार। कारण सटक में उन्होंने 6 चीज़ बताई हैं अलग से, वो मैं बता दूंगा, आगे लिखी हुई है, टेंशन मत लो। ये कारण सटक विचार आदि आयुर्वेद में कार्यकरण के महत्व को दर्शाते हैं। अब ये सुश्रुत के कारण सटक विचार बता दूंगा मैं कौन कौन से। साम्य वैषम सिद्धांत, एक दूसरा सिद्धांत है छोटा सा, साम्य और वैषम सिद्धांत। इसी में आया, देखो साम्य वैषम सिद्धांत है ना, रोग उत्पत्ति समझा दी, पंच निदान बता दिया कि भाई देखो जैसा पंच निदान में सिंपल सी बात है, उससे पूछेंगे भाई किस वजह से, क्या क्या खाता है तू, वो बोलता है कि मैं बीड़ी पीता हूँ, गुटखा खाता हूँ, तम्बाकू खाता हूँ, या ऐसा रूखा सूखा भोजन खाता हूँ। तो सिंपल सी बात है, जैसा वो निदान करेगा, जैसा वो कारण करेगा, वैसा ही रोग होगा। गर्भावक्रांति मैंने बता दिया, जैसा शुक्र होगा, जैसा अंडा होगा, वैसे ही बच्चे होंगे। गर्भ के पूर्व सभी संस्कार, अब गर्भ के पूर्व मान लो कि टीका लगाया कि नहीं लगाया, मॉडर्न के व्यू में देखते हैं, जो मॉडर्न होता है, टीका लगाया कि नहीं लगाया, उस समय कैसा हार विहार किया आपने, गर्भ में के टाइम में कैसी रही, आपने शराब का सेवन तो नहीं किया, आपने सिगरेट का सेवन तो नहीं किया, ये सारी चीज़ें, किए हुए कर्म का फल, किस तरह के कर्म करते हो, मतलब एक तरीके से कारण कर रहे हो तो फल वैसा ही मिलेगा आपको। तो ये सब सत्य कार्यवाद पर आधारित है। अब साम्य वैषम सिद्धांत, अभी देखो अब आया साम्य वैषम सिद्धांत, समझ लो, इसलिए मैंने दोबारा से समझाया आपको। सांख्य के मत अनुसार साम्य यानी समता और वैषम विषमता से 2 कार्य होते हैं, सांख्य के मत अनुसार। और सांख्य दर्शन कौन सा सिद्धांत मानता है? सत्य कार्यवाद। ये बात ध्यान रखना कि सांख्य दर्शन और आयुर्वेद सत्य कार्यवाद सिद्धांत को मानते हैं। तो ये बोलता है कि सांख्य मत अनुसार समता और विषमता से 2 कार्य होते हैं, जैसे प्रलय और नष्ट। प्रलय यानी एक होता है ना, पृथ्वी प्रलय आ जाएगी, पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, तो इसका मतलब है जब तीनों गुण सत्व रजतम साम्य अवस्था में, इस उल्टा लिख रहा है क्या? प्रलय जब प्रकृति प्रलय व सृष्टि, प्रकृति में तीनों गुण सत्व रजतम साम्य अवस्था में हो जाते हैं तो प्रलय, तथा जब विषम हो जाते हैं तो सृष्टि होती है। जब तीनों गुण सत्व रजतम साम्य अवस्था में हो तो प्रलय, और सृष्टि, दूसरा है सृष्टि, जब तीनों वैषम में थे तो उत्पत्ति। देखो एक सिंपल सी बात है, साम्य और वैषम सिद्धांत को समझो ध्यान से, थोड़ा सा अटपटा लगेगा आपको लेकिन थोड़ा यूनिक है, तो यूनिक होता है ना तो ही एग्जाम में आता है। किस तरीके से? सांख्य के मत अनुसार समता और विषमता से 2 कार्य होते हैं। प्रलय जब तीनों गुण सत्व रज तम साम्य अवस्था में हो, देखो साम्य अवस्था में, जैसे बैलेंस स्थिति में होता है ना तो प्रलय, ठीक है। और सृष्टि जब तीनों वैषम में हो, तो कोई ऐसा आपकी नजर सोच में तो ऐसा होना चाहिए कि भाई तीनों मान लो कि वैषम में हो, मतलब प्रकोपित, मतलब वैषम का मतलब एक बढ़ा हो एक घटा हो, या फिर कुछ भी एक थोड़ा नॉर्मल ज़्यादा हुआ हो, तो उसमें तो नष्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बोला है कि जब तीनों वैषम में होता तो उत्पत्ति होती है, तो विपरीत है ये, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो इसकी इसलिए तो बोलते हैं ना कि साम्य वैषम सिद्धांत, साम्य में तो क्या हो रहा है? प्रलय हो रहा है कि यूनिकता आ गई, सब समान हो गए, नष्ट करो, खत्म कहानी। अब बोलते हैं ना कि तीनों चीज़ बैलेंस में हो गई, पृथ्वी समाप्त। लेकिन इनमें बैलेंस नहीं होना चाहिए, बैलेंस नहीं होगा तो ही पृथ्वी की उत्पत्ति रहेगी, सृष्टि का निर्माण होगा। ये सिद्धांत है, आपको ये ध्यान रखना है, इसलिए इस पर स्टार मार डालो। जैसे मैं अभी खुद कन्फ्यूज हो गया था आपको बताते टाइम पे, तो मैंने क्रॉस चेक किया अभी जस्ट, क्योंकि मैंने सोचा उसी समय। परंतु आयुर्वेद में ये सिद्धांत है जिस पर आरोग्य, रोग तथा चिकित्सा आश्रित है। विकारो धातु वैषम्य साम्य प्रकृति रुचते चरक, धातु दोष मलों की साम्य अवस्था ही साम्यता व विषमता रोग जनक है। इसमें लिखा हुआ है कि दोष धातु मलों की साम्य अवस्था ही स्वास्थ्य व विषमता रोगजनक है। जैसे कि अगर आप मान लो तो धातुओं की यहाँ पे सृष्टि में तो अलग है, सृष्टि में अलग है और आयुर्वेद में अलग है, दोनों चीज को समझना, कंफ्यूजन है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि सृष्टि में जब तीनों विषम होते हैं ना, तीनों विषम होते हैं तो उत्पत्ति होती है नई सृष्टि की, और तीनों समान होते हैं तो प्रलय मतलब नष्ट, क्योंकि सामान्य हो गए, समझते। लेकिन आयुर्वेद में इसके विपरीत है, जब तीनों विपरीत होते हैं मतलब बढ़े हुए होते हैं एक दूसरे के प्रति, कोई कम कोई ज्यादा होता है तो रोग उत्पन्न होता है। जब तीनों साम्य अवस्था में होते हैं तो रोग का समन होता है, शांत होता है। तो इसको बोलते हैं साधर्म और वैधर्म सिद्धांत, इसको आपको समझना है, ये विपरीत है।
प्रकृति और आयुर्वेद इस सिद्धांत में थोड़ा अपोजिट कार्य करते हैं। क्लियर, समझ में आया ना कि भाई वहाँ पे प्रलय कब हो रहा है कि ये तीनों साम्य अवस्था में थे, मतलब एक तरीके से बैलेंस स्थिति में आ जाए। एक तरीके से अपन जब तीनों चीज बैलेंस बोलते हैं ना कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, अपन ने चारों सिद्धांत पा लिए, प्राप्त कर लिए, बैलेंस स्थिति है, तो मोक्ष को मतलब प्रलय हो गया, उसको नष्ट हो गया। अब उसके जीवन में कुछ चीज़ें बाकी हैं, उसकी कोई भोग विलासाएं इच्छाएं हैं, तो वो जन्म लेता रहता है बार बार, जन्म लेता रहता है बार बार। वो हो गया सृष्टि उत्पत्ति में भागीदार। समझो इस चीज़ को, ठीक है। लेकिन आयुर्वेद में क्या होता है, जब तीनों दोष, मतलब ये इसी तरीके समझो कि दोष, मल, धातु अगर ये विषम अवस्था में होंगे तो रोग उत्पन्न करेंगे, अगर ये साम्य अवस्था में होंगे तो रोग को शांत करेंगे, पूर्णतः ठीक करेंगे। क्लियर, ये होता है साम्य वैषम सिद्धांत। अब सुश्रुत के अनुसार कारण षटक विचार जो अभी आया था ना, उसमें मैंने बताया था, इसको समझाऊंगा, वो आ गया। सुश्रुत ने प्रकृति के अतिरिक्त सृष्टि निर्माण में 6 कारण और बताए कि भाई प्रकृति जो भी नेचर है, ठीक है, ब्रह्मा के अलावा जो भी चीज़ है, उसके अलावा 6 कारण और हैं प्रकृति निर्माण में। कौन से? स्वभाव, ईश्वर, काल, यदृच्छा, नियति और परिणाम। ये चीज़ भी फैक्टर रखती हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार, ये भी सृष्टि को उत्पन्न करने में। जैसे कि स्वभाव क्या है, नेचर, अगर सब कुछ ठीक रहा ऋतुओं में तो बनेगा। ये सृष्टि की बात नहीं है, किसी नई जीव की उत्पत्ति की बात कर सकता है, किसी भी तरीके से समझ सकते हो आपको। ये नई जीव की उत्पत्ति के लिए स्वभाव कैसा है, उस समय मौसम कैसा है, ईश्वर ने इच्छा की है कि नहीं की है, उसमें आत्मा जाएगी कि नहीं जाएगी, जीव जाएगा कि नहीं जाएगा, कैसा टाइम है उस समय, काल, यदृच्छा, इच्छा है कि नहीं है, नियति कैसी है उसकी, और परिणाम कि रिजल्ट कैसा प्राप्त होगा। ये सारी चीज़ें ही फैक्टर करती हैं। इसको बोलते हैं षटक, षटक यानी 6। तो सुश्रुत के षटक विचार, तो सुश्रुत ने प्रकृति के अतिरिक्त सृष्टि निर्माण में 6 कारण बताए, याद कर लेना बस, ओनली 6 कारण हैं, स्वभाव, ईश्वर, काल, यदृच्छा, नियति और परिणाम। और ये चीज़ अपन को फिर फाइनल ईयर में स्टडी करने को मिलेगी, सुश्रुत संहिता अपन फाइनल ईयर में। तो इतना लोड मत लेना, समझ में ना आए तो रिलैक्स रहना। अब ये इंपॉर्टेंट है, वैशेषिक प्रपोज्ड बाई वैशेषिक दर्शन, नीचे करो, ये अपन कल करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, और इसको स्टार मार लगा लो, पीलू पाक और पीटर पाक, क्योंकि आज टाइम हो गया तो इसको कल करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीलू पाक और पीटर पाक कल करेंगे। थैंक यू।